अगला जो अब हम हमारी स्टेज पे इनवाइट करने जा रहे हैं, मिस प्रिया सहगल, सीनियर एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे साथ, और हम सुनना चाहेंगे कि आज हमारे चीफ गेस्ट क्या कहना चाहते हैं। ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू। हेलो एंड आप सबका स्वागत है। एंड ऑल्सो एज यू नो, आज हमारे शो का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड आई थिंक कार्तिक, हम वी कुडंट हैव फाउंड अ बेटर चीफ गेस्ट देन कर्नल राज्यवर्धन राठौर, हु एक्चुअली exemplifies this saying. Absolutely, absolutely. We are honored and privileged to have you, sir. Thank you very much for taking our time. Thank you so much. और सबसे पहले मैं आप दोनों को और आपके पूरे ग्रुप को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो सोच है कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर, पूरे समाज में, देश में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं और वो इतनी जबरदस्त होती हैं जब आप उनके बारे में सुनते हैं। आप मेरे हर विजेता के बारे में जब आप बतला रहे थे, मन कर रहा था कि मैं और जानकारी हासिल करूं, और सब चाहेंगे कि इनके जीवन के बारे में पता चले, बिकॉज दे बिकम इंस्पिरेशन। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। But also Rathod साहब, your own life, you know, you are an inspiration for a whole lot of people. In fact, I would say जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फिल्म है, उस ऋतिक रोशन को आप भी थोड़ा कंपटीशन देते हैं अपने ही अंदाज में, because as we know about Colonel Rajyavardhan Singh Rathod, he's been in the army for 23 years. फिर उन्होंने he's won a silver medal for us at the Olympic Games in shooting. He joined the BJP in 2013 और एक ही साल में as a first time MP he's been given the charge of two very important portfolios, Minister of Youth and Sports and Youth Affairs, and also हमारे मंत्री and Beams Affairs. But before we start on that, Rathod sir, a little bit about your life story. We've heard about the life story of others, but about you, you know, when you won that medal, could you just relive that moment for all of us? I think something that relates to the sort of program that you have now, और जिस तरह का आप लगातार अपने न्यूज नेटवर्क पे दिखाएंगे such inspirational stories, इससे संबंधित मेडल से पहले की मैं एक बात बतलाता हूं, मे बी पीपल माइट बी एबल टू कनेक्ट। ऑफ कोर्स जिस तरह के अवार्डीज यहां पर आए, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी ऐसा जीवन में कोई मोमेंट होगा जो आपके बराबर होगा। हम सबके जीवन में चुनौतियां रहती हैं, और मुझे याद है उस समय 2000 की बात है और स्पोर्ट्स का कोई यहां सिस्टम नहीं था। लगता था कि हम खेलों में तो आ गए लेकिन आगे जीत नहीं सकते। और उस समय मैंने एक व्यक्ति को एक ईमेल लिखी जो अमेरिका में काफी माने हुए व्यक्ति थे, ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे। मैंने उनको एक ईमेल लिखी कि इस तरह का माहौल है, जो मुझे लगता है मेरे दोस्त हैं वो जब उनसे मदद मांगते हैं तो पीछे हट जाते हैं, और ऐसे माहौल में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो आई वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द कंडीशंस। सो ही रोट अ ब्यूटिफुल ईमेल, और उस ईमेल को मैंने बड़ा करके अपने सारे घर में लगा दिया। मैं जब ब्रश भी करता था तो सामने वो शीशे पे मैंने ईमेल लगाई हुई थी, जब मैं उठता था तो मुझे सामने दिखती थी, हर जगह वो मेरे को उनका संदेश दिखाई देता था। एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। और उसमें उनका जो मैसेज था वो ये था कि आपकी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी अच्छी होंगी कभी खराब होंगी। जिनको आप अपना समझते हैं कभी आपके होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपका जीवन तय नहीं करती, उन परिस्थितियों में आपका निर्णय आपका जीवन तय करता है। सो ये जितने भी अवार्डीज यहां पर आए उनके जीवन में उन्होंने यही फॉलो करा, और उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं किसी को अपनी विफलता के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ही जिम्मेदार हूं, जो कुछ है वो मैं ही हूं और मैं ही करूंगा। तो तब से जीवन बदलने लगा। आई थिंक दोज आर द सॉर्ट ऑफ स्टोरीज व्हिच आर वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू सो मच सर। एक बात और है जी, हमें लगता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम न्यूज में काम करते हैं तो हम शायद भूल जाते हैं कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है और नॉर्मल लाइफ के अंदर एक रोजमर्रा की चुनौतियां क्या होती हैं। और ऐसे माहौल में हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि शायद उनकी समस्याएं, उनकी दिक्कतें सबसे बड़ी हैं और सारी दुनिया की समस्या दिक्कतें उन्हीं की हैं। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि व्हाट इज वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स टू अचीव समथिंग? यू हैव अचीव्ड मेनी माइलस्टोन्स इन योर लाइफ। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू? इट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आप शाम को, रात को, मुझे अक्सर याद है कि मेरी सबसे लग्जूरियस चीजें होती थी रात को बिस्तर पे आके लेटना। वो कई बहुत मेरे ऐसे मूवमेंट्स हैं जब जैसे ही मैं लेटता था मुझे लगता था कितना मजा आ रहा है। तो क्योंकि पूरे दिन भर आप ऐसी फिरकी में होते हो, आप
और कुछ लोगों को आदत होती है कि चुनौती कहीं दूर भी चल रही होती है ना, उसको जाके छेड़ देते हैं जाके। तो वो मैं उस तरह का व्यक्ति हूं थोड़ा सा। तो वो आ बैल मुझे मारने वाली बात है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। तो आई थिंक अपने जीवन के अंदर जब हम चुनौतियों को पार करते हैं तो उससे बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मुझे याद है विजुअलाइजेशन जब मैं करता था, तो जब भी कोई नई समस्या आती थी मेरे सामने, मैं विजुअलाइज करता था जैसे किसी ने दीवार खड़ी कर दी हो मेरे सामने। और कई बार लगता था कि एक नहीं कई दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये लगता था कि चाहे दीवार हो या नहीं हो या कितनी भी लंबी हो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ चलता ही रहूंगा, बिकॉज वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है कि उस दिशा में मैं चल रहा हूं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट सेटिस्फाइज मी एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। अभी भी जीवन ऐसा है, आर्मी में थे तो चुनौतियां थी, खेलों में गए तो चुनौतियां आ गई, तो पता नहीं किसने कहा कि राजनीति में आओ, यहां तो डबल चुनौतियां आए। और वो भी मोदी जी की सरकार में। लेकिन उस दिशा में चलते रहना, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट इज दिस, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहा था सबसे टफेस्ट जॉब आपके करियर में यही है, मोदी जी की गवर्नमेंट में मंत्री बनना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अब जरूरी नहीं कि हर रोज सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन बहुत बार लगता है कि हाँ कुछ अच्छा करा, कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव करा जिससे ज्यादा लोग को फर्क पड़ेगा। मुझे याद है ओलंपिक जब मैं जीत कर आया तो बहुत सारे युवा खिलाड़ी मुझसे आके मिलते थे, और उनमें से बहुत कोई ऐसे बोलते थे कि सर आप तो जीत गए, लेकिन आपके जीतने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। और वाकई में मुझे लगता था कि हाँ मैं जीत तो गया वहां पर, लेकिन उससे बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बार मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। हम ओलंपिक गेम्स विलेज के बाहर एक बेंच पे मैं और पुलेला गोपीचंद बैठे हुए थे, और पुलेला ने बात करी कि उस समय वो कोच बने नहीं थे, तो पुलेला ने बात करी कि वो कोच बनना चाहेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि अच्छी चीज है आप कोच बनिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहता हूं कि कम से कम एक अपने दायरे में लोगों में बदलाव ला सके। तो दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोचिंग के अंदर, और अब मुझे मौका मिला है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव लाने का। और यकीनन जिस दिशा में, यहां मैं समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम बहुत काम ऐसा कर रहे हैं जहां युवा पीढ़ी को मौका मिल रहा है अच्छा करने का। 16-17 साल के बच्चों को अब खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम सरकार ने दिया है, और अब अगला जो हम एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं उसमें 10 और 12 साल के बच्चों की हम पूरी टैलेंट हंट करेंगे पूरे देश में। 3 करोड़ बच्चों तक हम पहुंचेंगे, और उसमें से हम 1000 बच्चे छांट के उस एज पर हम 5 लाख रुपए देना शुरू करेंगे प्रति वर्ष, और 8 साल तक देते रहेंगे। ऐसे खिलाड़ी हम चुनेंगे 2028 ओलंपिक्स के लिए। तो ये सब यही चीज है जो सेटिस्फैक्शन देती है। Your one politician who is getting more claps than in any of the politicians that I've seen. So I think आपका जो पिछली लाइफ is also. वो तालियां बज रही है कि जल्दी जाओ यहाँ से, तालियां बजा रही है। I don't think so. लेकिन आप फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो मंत्री बने हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं। सो दैट हैज गिवन यू एन एज ओवर द, आपको बिल्कुल जो प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स है दैट यू हैव नाउ आइडेंटिफाइड एंड यू आर हैंडलिंग? सबसे पहले तो अगर आप हर खेल मंत्री से पूछिए तो सब बोलेंगे हम सभी खिलाड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि वो खिलाड़ी नहीं थे। और जरूर आप खेल किसी भी लेवल पे आपने खेला हो, अगर वो जज्बा है और वो इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तो आप खिलाड़ी हैं। खेलों में बहुत सारी चीजें हैं, एक एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज दिलाना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2 हफ्ते पहले हमारी एक बैठक हुई गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वहां पर जो कुछ एक पॉइंट था डिस्कशन का, जिसमें इंडियन कोचेस को जो सैलरी दी जाती है उसकी सीमा तय करी हुई थी। देयर वाज अ सीलिंग कि इससे ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी। फॉरेन कोचेस को जैसी तनख्वाह वो चाहते हैं वैसी तनख्वाह मिलती है, $15,000 प्रति माह, $10,000 प्रति माह, और इंडियन कोचेस को 1 लाख रुपए प्रति माह। उसको हमने 100% उसको इनहैंस करा। हमने कहा कि ये 1 लाख नहीं है, इमीडिएटली इसको 100% आप इंक्रीज करिए, और डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी दी कि इससे आगे भी केस टू केस बेसिस पे आप उसको और बढ़ाइए। तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती हैं। जैसे नेशनल अकेडमीज के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं
उस बैठक से पहले था कि 225 रुपए खाने पे खर्च होगा प्रतिदिन, और जो इंडिया टीम के खिलाड़ी हैं उनके ऊपर 690 रुपए। अब मैंने कहा कि जो 19 साल का 21 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको तो आप 690 रुपए दे रहे हो, और जो 14-15 साल का बच्चा है उसको 225 रुपए दे रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? तो हमने उसी बैठक में उसको 450 रुपए बढ़ाया, और एक हमने कमेटी और बनाई कि अगर और रिकमेंडेशन चाहिए आपको तो हम उसको और बढ़ा देंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट अपने आप में बहुत फर्क पड़ता है। अब नेशनल एकेडमीज के अंदर सिर्फ 225 से 450 रुपए ले जाने में भारत सरकार का 65,000 करोड़ रुपए खर्चा और बढ़ जाता है। बट वी आर प्राउड टू स्पेंड दिस मनी इफ इट मीन्स स्ट्रेंथनिंग आवर यंग जनरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। Also, राठौर साहब, through you we've seen कि स्पोर्ट्स पर्सन एक पॉलिटिशियन बनाए, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो डिबेट भी चल रहा है कि पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स बॉडीज में आना चाहिए या नहीं। देखिए, किसी एक वर्ग को आप, ऑल्दो दिस इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट, बट मुझे लगता है किसी एक वर्ग को आप अलग न करें तो वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये जरूर है कि वंस ऑल पॉलिटिशियंस डिसाइड, एक बार लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद डिसाइड कर लें कि इस देश में खेल को सुधारना है, तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता इस देश को आगे बढ़ने से। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। बट किसी एक वर्ग को बाहर ना करा जाए। जैसे मैं कहूं कि साहब आप टीचर्स को मत लीजिए, आप बिजनेसमैन को मत लीजिए, या आप गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनको मत लीजिए। सो देयर किसी एक वर्ग ने को बाहर निकालने से आई थिंक दैट प्रोबेबली कम्स unfair to that entire segment of people. But there should be some system of checks and balances, of course, right, sir? I mean, even for them. 100%. खूब सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। किस तरह से फेडरेशंस चलती हैं, किस तरह से खेल का संचालन होता है, जबरदस्त रूप से चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। हमारे घर में नहीं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो उसी तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। So, is there some sort of a sports code which is expected from your ministry soon? स्पोर्ट्स कोड इज ऑलरेडी देयर। 2011 हमने एक अभी चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्री को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, कि 2011 का स्पोर्ट्स कोड है, उसको अपने राज्य में एग्जीक्यूट, उसको इंप्लीमेंट करिए। देखिए, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स हमारे संविधान के अंदर राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। यानी कानून कौन बनाएगा? कानून राज्य सरकार बनाएगी। वो कानून कहां लागू होगा? वो कानून उस राज्य की सीमा के अंदर लागू होगा। उस राज्य सरकार की टीम से जब बाहर निकल के कोई खिलाड़ी आता है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? उसको केंद्र सरकार रेगुलेट करेगी। थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो आजकल खेल में कहीं पे भी कुछ होता है तो सीधे केंद्र सरकार पर ही आता है, और राज्य सरकार को कोई पूछता ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर राज्य सरकार अपने यूथ डेवलपमेंट के लिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो खेलेगा वही खेलेगा। उन्होंने एक जगह फीफा अंडर 17 के फुटबॉलर से मिल रहे थे, और उन्होंने उनको बोला कि उनके जीवन में उन्होंने बोला कि मैंने ये तजुर्बा हासिल करा है कि जो खेलों से जुड़ा होता है उसका जो व्यक्तित्व है वो बाकियों से बहुत अलग होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। सो अगर खेल अपने आप में जीवन में हमारे को एक बेहतर आदमी बनाता है, व्यक्ति बनाता है, तो यूथ डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार कितनी फंडिंग कर रहे हैं, कितनी बजट, आप देख लीजिए अपने न्यूज उसको रिसर्च करवा के। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्य सरकार क्या कर रही है उसके अंदर। केंद्र सरकार तो बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है। Sir, एक और क्वेश्चन since we are on this topic and it's related. In India there is a race कि कोई जो भी स्पोर्ट्समैन आते हैं, निकलते हैं प्रतिभाशाली एक एज पे, तो एक काफी बड़ा तबका है जो समझता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस जिंदगी सेट हो जाएगी, काम हो जाएगा। ये एटीट्यूड एक स्पोर्ट्समैन का होना चाहिए सर क्या? मुझे नहीं लगता कि सभी का ऐसा है। जो जिसका इस तरह का एटीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, और जैसे ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाती है आप संतुष्ट हो जाते हैं कि जो है बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपकी प्रगति रुक जाती है। ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि मैं जहां चुनौती होती है मैं जाके हाथ उसमें मार देता हूं। तो आपको लगातार, अब जीवन का तो मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस से तो मुझे लगता है जीवन का मतलब ही ये है कि हम लगातार संघर्ष करते रहें और हमारे सामने जितनी चुनौती आती जाए उसको हराते जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ।
ऑल्सो राठौर सर, आई रिमेम्बर अभी आपने फिटनेस टेस्ट जो जारी किया था, ये सारे यू मेड द होल कैबिनेट डू पुशअप्स एंड दिस थिंग, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़े बताएंगे? बिकॉज आई रिमेम्बर यू हैड अ स्प्रेन और समथिंग बट यू स्टिल डिड दैट फिटनेस चैलेंज. खैर वो फिटनेस तो देश ने बहुत पॉजिटिवली लिया और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एक अवेयरनेस आ गई है. अब सब अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं. बड़े अच्छे अच्छे मैं विज्ञापन देखता हूं किस तरह से खाना खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए या नमक और चीनी कम करना चाहिए. पहले मुझे याद है कि देखिए मैं 23 साल सेना में रहा, तो 23 साल के सफर में शुरू में जब मेरी जो बटालियन थी उसमें जो मेरी कंपनी थी वो जाट कंपनी थी. तो जाट कंपनी के अंदर जब वो आपको बहुत चाहते थे तो वो जब चाय आपके लिए लेकर आते हैं तो उसमें चीनी चाय से ज्यादा होती है. तो उसको वो बोलते हैं खड़ी चम्मच. जब तक चम्मच यूं डालो और चीनी को इतनी मजबूती पकड़ के चम्मच को खड़ी ना रखे तब तक वो इट्स नॉट चाय. तो आज इतना हो गया कि अब आप गांव में जाओ तो पहले तो बहुत थोड़ी सी चाय देते हैं, फिर बिना चीनी की चाय आजकल गांव में पीने लग गए हैं. ये बहुत पॉजिटिव है. एक समय था जब मैं गांव जाता था तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन वहां पर कोई बॉटल्ड एरेटेड ड्रिंक मिल जाती थी. सो वो बड़ा कंसर्न है कि किस तरह से वहां पे सिर्फ आप एरेटेड ड्रिंक्स ही पिएंगे. तो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड्स फिटनेस एंड टुवर्ड्स गुड हेल्थ. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, उस समय जब ये सोचा हमने कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं तो मन में ये भी था कि लोग बोलेंगे कि ये क्या मंत्री अपने दफ्तर में काम नहीं करते. ये नॉर्मल है, बड़ा नॉर्मल चीज है. मैं कभी भी जो मैं फिल्म देखने जाता हूं अपने परिवार के साथ, क्योंकि साधारण मनुष्य हूं, फिल्म देखने जाता हूं लेकिन उसकी तस्वीर नहीं डालता मैं. उसकी तस्वीर जैसी कहीं सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लोग बोलेंगे अरे काम कर, फिल्म देखने किस लिए गया हुआ है. ये एक एटीट्यूड आ गया है. तो हमने कई बार उस समय सोचा कि हम पुशअप्स करें तो पता नहीं क्या. फिर ये था कि एक मैसेज इज मोर पावरफुल, कि ये मैसेज जाना चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी दैट द एंटायर कंट्री टुक द मैसेज वेरी पॉजिटिवली. और प्रधानमंत्री जी जब इसमें शामिल हो गए तो फिर तो ये 7वें आसमान पे पहुंच गया. इट इज वेरी पॉजिटिव. Also, the youth of this country, you are one of the young leaders also in this cabinet. But in India, do you find that a challenge? Because we are a country जो we honor our old. It's only BJP ने अपना थोड़ा मार्गदर्शक मंडल शुरू किया है. Otherwise, there is no retirement age. So, did you find your age a problem for you, or did you find that your age was a plus point? You mean am I looking old? No, but what is it? That it's a cabinet of old, so yes. Joining politics too late or too young? What are you saying? Or too early? Disadvantage or advantage, sir? No. I'm not. Everything that मैंने जीवन में जितनी भी चीजें करी हैं वो बहुत ही लेट करी हैं. मैं 28 साल का था जब मैंने सबसे पहली बार शूटिंग रेंज को देखा था. Forget about बचपन से खेलना. 28 साल का था जब सबसे पहले मैंने देखा था शूटिंग रेंज. 21 साल की उम्र में मैं सेना में आ गया था और सेना में करीब 8 साल रहने के बाद मुझे शूटिंग करने का मौका मिला था. और मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है ये हमें बच्चों को देनी बहुत जरूरी है. कि हमारा जो तजुर्बा है आज जीवन में इस समय, वो अगर हम बच्चों को सही तरह से पहुंचा पाएं, मॉरल लेक्चर के तरह नहीं. मॉरल लेक्चर तो उनकी वो दिमाग की खिड़कियां एकदम बंद हो जाती हैं कि वो फिर से मेरे को पाठ पढ़ाने लग गए. तो इस तरह से कि क्या सही है जीवन में, क्या करना चाहिए, किस तरह से अच्छे दोस्त कितने महत्वपूर्ण होते हैं. आपको खेलना कितना जरूरी है जीवन के अंदर. अब लगातार पढ़ाई के लिए बच्चे ही बोलते हैं, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि पढ़ाई करी या नहीं करी. जैसे खेलने जाओ कि तुमने होमवर्क करा या नहीं करा, तो उनको पढ़ाई तभी याद आती है जब आप कुछ खेलने निकलते हो. तो ये एक सही तरह से मैसेज अगर हम डिलीवर कर पाए यंग युवा जनरेशन को, तो उनको बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और हमसे भी आगे बढ़ने का. सर, अगर हम आपसे एक लाइन में पूछे कि आप डिफाइन करें या एक जवाब दें कि जिंदगी ना मिले दोबारा, तो आप क्या कहेंगे? जिंदगी ना मिले दोबारा तो अभी पूरी जी लो यारा, है ना. गुड तुक बनती है. तो आई वांट टू ऐड कि आपने एज के बारे में पूछा. आपकी हम उम्र के हैं राहुल गांधी. सो यू कैन देयर एनी मैसेज फॉर हिम ओवर हियर? मैं हूं जर्नलिस्ट एट द एंड ऑफ द डे. यही चलाओगे?
नो बट अच्छी स्माइल है राहुल गांधी की, बड़ी क्यूट सी स्माइल देते हैं वो हमेशा, एंड ही कम्स अक्रॉस वेरी एंटरटेनिंग। तो वो उन्होंने बोला था कि मैं देश को क्या दूंगा, मैं मजा दूंगा, तो मजा तो पूरा ले रहे हैं हम। उन्होंने बोला था एक जगह कि देश को आप क्या दोगे, बोला देश को मैं मजा दूंगा। तो मैंने कहा बढ़िया है, मजा खूब आ रहा है हमें। हाँ बोला है उन्होंने, ही सेड दैट। आपको नंबर ले लीजिए प्लीज, समबडी टेक हर नंबर, आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप प्लीज। No, he is saying he'll send it to you. We will send it to you. I'll give you a number.